एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने केवल यही नहीं कहा है कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ है। उन्होंने भरोसे और चेन को लेकर जो कहा है, उससे भी पता चलता है कि रक्षा उत्पादन से लेकर सौदे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उनका क्या हाल है। इस वीडियो को क्रम से देखते चलिए, आपको पता चलेगा कि जिसकी बात अब वायुसेना प्रमुख कर रहे हैं, उनके पहले के वायुसेना प्रमुखों ने क्यों नहीं की, क्यों नहीं खतरे की घंटी बजाई गई और क्यों चुप्पी साध ली गई। यह भारतीय वायुसेना का प्रमोशन वीडियो है। इस वीडियो में उड़ते लड़ाकू विमानों और पायलट का शौर्य तो खूब नजर आता है, लेकिन क्या यही वायुसेना की वास्तविकता है? क्या हम वायुसेना की सच्चाई को ऐसे जोशीले प्रमोशनल वीडियो से आगे देखने के लिए तैयार हैं? एयर चीफ मार्शल के बयान को लेकर पढ़ते हुए हमें ऐसे लेख मिले जिनमें साफ साफ और कई बार कहा गया है कि वायुसेना की क्षमता का विकास नहीं हो रहा। कुछ लोग लिखने का जोखिम उठा रहे थे, मगर गोदी मीडिया ने देश को अंधेरे में रखा। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीले भाषण देकर काम चला लिया, लेकिन जो तैयारी करनी चाहिए थी, उस पर खुद वायुसेना प्रमुख से लेकर रक्षा एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। हम यह सब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 29 मई को वायुसेना प्रमुख ने केवल यही नहीं कहा कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। हमने उनके भाषण के एक हिस्से का अनुवाद किया है और चाहते हैं कि पहले आप उस हिस्से को ध्यान से सुनिए कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वहीं पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के जवाब में क्या कह दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शक्ति और संयम की बात कर रहे थे कि भारत ने दोनों का शानदार उदाहरण पेश किया है, लेकिन वायुसेना प्रमुख उस संयम को अपने तरीके से रखते हैं और इसके लिए ब्लैक शिप के मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक शिप को ब्लैक शिप तब कहा जाता है जब किसी भी ग्रुप में कोई एक ऐसा होता है जिसकी वजह से उस ग्रुप को खतरा हो सकता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, तो समय से पहले ब्लैक शिप की पहचान कर ली जाती है। पता कर लिया जाता है कि यही वो है जो कमजोर कड़ी का कारण बन सकता है। तो यह मतलब है कि ब्लैक शिप को ब्लैक शिप कहने का। एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि रक्षा बल के लोग भी बहुत संयम रखते हैं कि ब्लैक शिप को ब्लैक शिप ना कहें। यानी उन्हें पता तो है कि किसकी वजह से खतरा हो सकता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, कौन कमजोर कड़ी बन रहा है, लेकिन इतना संयम रखा गया कि उसका नाम नहीं लिया गया। वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि कई बार संयम टूट भी जाता है। हमें उस संयम के धागे को वहां तक खींचकर देखना चाहिए कि टूटने की नौबत ना आए। समझिए इस बात को। रक्षा मंत्री वहीं बैठे हैं, अभी आपको दिखा दिया है। अखबारों में छपी यह हेडलाइन साफ साफ कह रही है कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि टाइमलाइन दे देने के बाद भी एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो समय पर पूरा हुआ हो। हमें इसके बारे में देखना होगा कि हम क्यों ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय ही कई बार हमें पता चल जाता है यह पूरा नहीं होगा, फिर भी हम साइन कर देते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ हो जाती है। इस बयान को पढ़कर या सुनकर किसी को भी बात समझ में आ जाएगी। कम से कम रक्षा मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। वह 6 साल से भारत के रक्षा मंत्री हैं। मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, मनी कंट्रोल में छपा है कि वायुसेना प्रमुख भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फरवरी 2021 में करार हुआ था कि यह कंपनी 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट बनाकर देगी। इसका बजट 48,000 करोड़ बताया गया है। इन लड़ाकू विमानों की सप्लाई मार्च 2024 से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लिखा है कि आज तक एक भी विमान की सप्लाई नहीं हुई। इंडिया टुडे में खबर छपी है कि इस विमान के इंजन की पहली डिलीवरी मार्च 2025 में जाकर हुई, जो कि टाइमलाइन से 2 साल लेट है। इन खबरों को भी याद कीजिए। इसी फरवरी महीने में खूब चर्चा हुई थी। 10 फरवरी 2025 को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वायुसेना प्रमुख एक विमान में बैठकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीनियर अफसरों से कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको अपनी जरूरतों और अपनी चिंताओं के बारे में बता सकता हूं। आपको हमारी चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारी चिंताओं को दूर कीजिए और हमारे भरोसे को बढ़ाइए। इस वक्त मुझे HAL को लेकर भरोसा नहीं हो रहा। HAL हमारी अपनी कंपनी है, हम सब ने यहां काम किया है। मैंने भी यहां अस्थायी पायलट के रूप में काम किया है, लेकिन HAL मिशन मोड में नहीं है। हर बात का एक ही जवाब मिलता है, हो जाएगा, करेंगे। मुझे कहा गया था कि जब मैं यहां आऊंगा तो 11 तेजस MK-1A तैयार होंगे, लेकिन एक भी तैयार नहीं है। इसलिए वायुसेना प्रमुख के बयान को वायुसेना से जुड़ी तमाम खबरों के सहारे जोड़कर देखिए। और पर 6ठी पीढ़ी के 2 जेट विमान लॉन्च कर दिए। बताया जा रहा है कि इस विमान के कारण चीन अमेरिका से भी एक हाथ आगे चला गया है। लेकिन एयर चीफ मार्शल ने जिस M का विमान की बात की, उसकी प्लानिंग अभी तक चल रही है। 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान 2035 के आसपास ही तैयार हो पाएगा। तब तक चीन और भी आगे निकल चुका होगा और उसकी मदद से पाकिस्तान भी मजबूत हो जाएगा। AMCA-M का विमान को लेकर इसी 27 मई को राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी कि इसके निर्माण के लिए HAL को टेंडर जारी करके पार्टनरशिप में काम करना हो। अभी टेंडर जारी हो रहा है।
उस पर बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं और उम्मीदें, झूठी उम्मीदें पैदा की जा रही। इसी के चलते सीआईआई के कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल ने निजी क्षेत्र से तैयार रहने को कहा। एमका भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, मगर 2035 से पहले इसकी सप्लाई शुरू होने के आसार नहीं। क्या भारत इतना इंतजार कर सकता है? 30 मई के मातृभूमि अखबार में गिरीश लिंगन्ना का यह लेख यही सवाल उठा रहा है। सुशांत सिंह लिखते हैं कि मोदी कार्यकाल में सेना की क्षमता स्थगित हुई है, कमजोर भी हुई है। आजादी के बाद से पहली बार है कि जीडीपी के अनुपात में सेना के लिए इतना कम आवंटन हुआ। इसमें से भी आधे से ज्यादा खर्चे पेंशन और तनख्वाह पर हो रहे हैं। आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त पैसे नहीं। 2015 के बाद से 10 साल गुजर चुके हैं। रफाल के बाद से लेकर अब तक भारत ने कोई भी आधुनिक लड़ाकू विमान हासिल नहीं किया है। पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह कहते हैं कि एचएएल की कमी की बात होनी चाहिए, लेकिन इस नाकामी के लिए जिम्मेदार तो राजनीतिक नेतृत्व ही है। एचएएल तेजस की सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने अभी तक F404 इंजन नहीं दे पाई। सुशांत सिंह लिखते हैं कि यह मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता है जिसे वायुसेना और एचएएल ठीक नहीं कर सकते। हम यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछ रहे। पहली बार हम प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछ रहे। आप पूछिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपने यह सवाल हमसे पूछ लिया है तो अब हम आपको जवाब देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रोड शो जैसा बेहद जरूरी काम कर रहे हैं। यह सबसे जरूरी काम है। मैं नहीं चाहता कि वायुसेना के प्रमुख के बयान पर सवाल पूछकर रोड शो का मूड बिगड़ जाए। पटना के रोड शो में कहा जा रहा है भीड़ कम थी और जो थी उसमें वैसा उत्साह नहीं था, लेकिन रोड शो की तैयारी में खर्चा तो करोड़ों रुपए का हुआ होगा। कितना जरूरी काम है, तभी तो पैसा पानी की तरफ बहाया गया। पटना में जो भी लोग इस रोड शो में गए, उनसे मेरा सवाल है, उन्हें रोड शो से क्या मिला? क्या उनकी राजनीतिक समझ बढ़ी? सुरक्षा से जुड़े मसले पर कोई भाषण सुना? या प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में कैसी कैसी कारें होती हैं उनकी गिनती कर घर लौटा? जिस बिहार की आधी